एक्सट्रीम है। और दूसरा डेंजरस ये है कि इस्लाम जो है वो कोड ऑफ लाइफ है, जो उसी से हमने जांचना है ज़िंदगी को। तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ों ने हमें किल किया है मुसलमानों को। इस्लामोफोबिया इसी वजह से फैला है सारी दुनिया में। वो जायज़ है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, करता है कि इन्होंने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। पाकिस्तानी जो हैं, हम अब हमारे पास तो एक सॉवरेन स्टेट है और एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो हम लेकिन शिकवा हम भी करते हैं। हम कहते हैं कि यूरोप और मगरब और अमेरिका हमें आगे नहीं जाने देता। वो नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे। क्या इंडिया भी नहीं चाहता, हम उस पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो बजाय रियल रीज़न जो है जी, तो बजाय रियल रीज़न जो हैं उनकी तरफ हम जाएं और उसको एनालिसिस करें, अपना कैथारसिस करें हम, और हम चीज़ों को सही तौर पे समझें कि हम किधर गलत हैं और हम क्यों हैं। हमेशा मुसलमान जो हैं वो तालीम के लिहाज से, प्रोग्रेस के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से हम पीछे रहे हैं। उसमें एक काम देखें, ये 12वीं सदी की नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। अरशद महमूद साहब पाकिस्तान से हैं और बहुत ही मशहूर मारूफ ऑथर हैं और बहुत ही बेहतरीन तरह से अपनी बात रखते हैं। और कई सारे ऐसे मौजू हैं जिस पे बात करने के लिए ख़ास तौर से जाने जाते हैं, जिसमें से एक है मुसलमानों के पिछड़ेपन का या ओवरऑल मुसलमानों की स्थिति पे अगर देखा जाए तो बहुत ही खुलकर बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महमूद साहब, नमस्कार। जी, बहुत शुक्रिया जी, नमस्कार जी आपको भी। और बहुत शुक्रिया, ये फर्स्ट मेरा प्रोग्राम है आपके साथ। तो चलें, हम आपका भी और हमारा भी सेम मसला है। एज ए मुस्लिम आप भी मुसलमानों के बारे में कंसर्न हैं, उनकी जो भी कंडीशंस हैं, और इधर हम भी पाकिस्तानी साइड पे भी। तो आज हमारा ये साझा प्रॉब्लम है, तो इस पे जी हम डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल, आपने सही कहा महमूद साहब, और यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो हम भारत में देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर एक ये बड़ी सोच है और एक बड़ी खुशफ़हमी है कि हमने इस देश पर सालों राज किया। तो सवाल ये है कि अगर मुसलमानों ने वाक़ई में लगभग 600 साल भारत के ऊपर या भारत के जैसे बड़े क्षेत्रों में जो राज किया, शासन किया, बावजूद उसके भी मुसलमान जो समाज है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके पिछड़ेपन की जो हिस्टोरिकल जो रीज़न्स हैं, उनको आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये जो जी हाँ, हम बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। ये जो आपने रेफरेंस दिया है, जो आम तौर पे ज़ाहिर है इंडियन मुसलमान भी ये कहते होंगे, जी हमने 800 साल, 1000 साल हमने हुकूमत की है, सो कॉल्ड। तो ये खुद को एक प्राइड लेने के लिए और अपने जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को, उनका इजहार है। इनफैक्ट बात ये नहीं होती कि हमने माजी में क्या किया। पहली बात है, हमने थोड़े किया था। वो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने तो नहीं किया था। वो सारे के सारे बाहर के वो हमलावर थे, ठीक है, जिन्होंने इंडिया के ऊपर आके उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने यहाँ पे रूल किया। तो हम देसी मुसलमानों ने तो कभी रूल नहीं किया इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट मुसलमानों का इंडिया साइड पे हो या हमारी साइड पे हो, ये कोई रैशनल और साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं है हमारा। पहली तो बात ये होती है कि आज आपका क्या है, आज आप किधर हैं। बात आज की होती है, माजी की नहीं होती। अच्छा अंबर जी, बात ये है कि हम आप भी जो कंसर्न है और हम भी मुसलमानों के बारे में आज हमें फील हो रहा है कि हम दुनिया से पीछे रह गए, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान जो है, जिसे हम देसी मुसलमान कहते हैं, ठीक है। तो अब ये लगता है कि हमें ये स्टोरी इन जनरल पूरे मुसलमानों की और इस्लामिक हिस्ट्री कोई भी वो भी इस बात को रीअफर्म करती है कि हम जो हैं हमेशा
मुसलमान जो हैं वो तालीम के लिहाज से, प्रोग्रेस के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से हम पीछे रहे हैं। उसमें एक काम देखें, ये 12वीं सदी की बात है। मैं थोड़ा-सा आपको इन जनरल लेते हैं, फिर हम अपने सब कॉन्टिनेंट पर आते हैं। तो मुसलमानों की एक आपको पता है कि हमें बताया जाता है, आपको भी हिस्ट्री में हमारा एक और प्राइड भी है कि जी हम 12वीं सदी में मुसलमानों ने बड़े थिंकर्स पैदा किए, साइंसदान पैदा किए थे और फिलॉसफर्स पैदा किए थे। अच्छा, उसका भी जैसा ये मुगल एरा का प्राइड है, 600-800 साल हुकूमत की, इसी तरह हमारा ये भी एक प्राइड है 1000 साल पहले का कि जी हमारे यहाँ बड़े फिलॉसफर और थिंकर्स पैदा हुए थे। अच्छा, ये आज के मुसलमानों को ना उनका मौलवी बताता है, ना मुसलमानों को उनकी लीडरशिप बताती है, ना मुसलमान खुद पढ़ने को तैयार हैं देखने को कि वो जो 1000 साल पहले 12वीं 11वीं 12वीं सदी में हुआ क्या था। तो उसमें एक तो ये गलतफहमी है हम मुसलमानों को कि वो कोई वो जो थिंकर्स, फिलॉसफर, साइंसदान पैदा हुए थे मेडिवल एज में, वो उसका ताल्लुक कोई इस्लाम से नहीं था, उसका वो कोई मोजज़ा नहीं था, वो बीइंग ए मुसलमान होने के नाते वो थिंकर, फिलॉसफर नहीं बने थे। वो बने थे ग्रीक फिलॉसफी को पढ़ के, ठीक है? तो और सारी दुनिया की उन्होंने जो आबादी दौर था बगदाद का, जहाँ ये सारा एक इल्म का एक उभार पैदा हुआ था उस वक़्त, तो बात ये है कि उसमें बल्कि इंडियन नॉलेज को भी लाया गया था, वो भी इनपुट है, उसका सिफ़र जो है ज़ीरो, ये इंडियन इजाद थी, तो वो भी उन तक अरबों तक ये बात पहुँची। तो बात ये है कि उस ज़माने में हम देखते ये हैं कि वो उन सब थिंकर्स, फिलॉसफर्स को मुसलमान फिलॉसफर्स को सबको मारा गया, उन पे कुफ्र के फतवे लगाए गए, बिल्लाहर एट द एंड उन बेचारों का अंजाम बहुत बुरा हुआ। वो जितने भी रैशनल थिंकर्स पैदा हुए, ठीक है? तो उसमें आपको पता है कि एक मुतज़िला की इस्लामी तारीख की सबसे पहली रैशनल मूवमेंट वो एक उसे वो मुतज़िला की कहते हैं। उन्होंने फ़लसफ़ा की फ़िलॉसफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मज़हब के ऊपर, अक़ीदे, फ़ेथ के ऊपर क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। तो वो एक पहली रैशनल तहरीक थी। उसके बाद ये जो है बगदाद में ये एक जब दुनिया में एक बहुत बड़ा इस्लामिक एम्पायर बन गया और दुनिया भर से सारी दौलत जो है वो बगदाद में इकट्ठी वो हो गई, एक सेंटर बन गया खुशहाली का। तो उसमें फिर ये सारे एक ऐसी ओपन एनवायरनमेंट अब्बासी खुलफा ने, मामून रशीद और हारून रशीद ने, उन्होंने ये किया कि एक ओपन एनवायरनमेंट दी, एक जिसे आप आज की ज़बान में सेकुलर एनवायरनमेंट कह सकती हैं। उन्होंने कहा कि भाई दुनिया भर से जहाँ कहीं भी इल्म आपको मिले, आपको नॉलेज मिले, आप यहाँ पे लाएं और उसको अरबी ज़बान में उनका तर्जमा करें, ठीक है? तो यूँ उन्हें एक सपोर्ट मिली और वहाँ एक खुले माहौल में, ओपन माहौल था जिसमें अकीदा और इस्लाम का कोई दखल नहीं था। तो ये सब लोग पैदा हुए, अजीम लोग पैदा हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अच्छा, बात ये है कि महमूद साहब आपकी पता है बहुत माफ़ी के साथ आपकी बात कट रही है। एक पाकिस्तानी मौलाना की मैंने एक वायरल वीडियो देखी, जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि सिंध के एक मौलवी ने अपना सूरज बनाया था और वो जब रात होती थी तो वो स्विच दबा देता था और पूरे सिंध में रोशनी हो जाती थी। ठीक है अंबर जी, ये चीज़ें अब ये नॉन सीरियस बातें हैं, वो ज़ाहिर है मस्जिदों में तो पता नहीं मौलवी क्या-क्या कहता है ना, वो तो बात है। जी, तो बात ये थी, मैं आपको बता रहा था कि उसके बाद होता ये है कि इमाम गज़ाली आते हैं, जी। ठीक है? इमाम गज़ाली को आज भी हमारे सारे उलमा दीन जो हैं, जो मौलवी हैं और इस्लामिक फ़िक्र वाले जो लोग हैं, वो इसको इमाम गज़ाली को मुसलमानों का पहला प्रोफ़ेसर, पहला टीचर के तौर पे उसका मुकाम है। जी। लेकिन जब हम इमाम गज़ाली की जो उसके थॉट्स हैं उनको पढ़ते हैं, उसकी किताबों को देखते हैं, तो दोनों सतह पे उसने एक इंतहाई क़दामत परस्ताना माज़ी की तरफ जाने वाला और कट्टर पसंद अक़ीदे की तरफ जाने वाला उसने स्टैंस लिया था इमाम गज़ाली ने। इन्हीं जिन साइंसदानों पे आज का आम सादा मुसलमान भी एक प्राइड लेता है
ان को उसने उन पर कुफर के फतवे लगाए और एक मूवमेंट उनके खिलाफ, एक एंटी रैशनल मूवमेंट शुरू की, और जिसमें उनको मारा गया, उनको कोड़े मारे गए, उनकी किताबों को जलाया गया। उसमें इब्न सीना भी था, इब्न रुश्द भी था, इब्न हैथम भी था, अलकिंदी भी था। तो सबको या तो मारा गया या और कुफर के फतवे लगाए गए, उनकी किताबें जलाई गई। दूसरी तरफ इमाम गजाली ने ये लोगों को कहा कि रैशनैलिटी और फ़लसफ़े की बजाय हमें अकीदे की तरफ जाना चाहिए, अपने फेथ को बेस बनाना चाहिए, ठीक है। तो उसमें उसने एक तो ये कहा कि भई हमें साइंस नहीं चाहिए, हमें फ़िलॉसफ़ी नहीं चाहिए, हमें अक़ल से सोचना नहीं चाहिए, हमें हमारे लिए कुरानी और शरीयत ही काफ़ी है, और वो जो कहते हैं हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये किया। दूसरी तरफ उसने जो ख़ास तौर पे औरत के मामले में भी जो उसने स्टैंस लिया, वो भी इंतहाई जो था, वो एक आप उसको क़दामत परस्ताना आप कह सकते हैं, जो उसने लिया। उसकी एक किताब है इमाम गज़ाली की, वो है अहयाए इल्म दीन। तो उसमें वो औरत के बारे में बताता है कि जो शरीयत के मुताबिक जो आइडियल औरत है, उसको ना वो डिफ़ाइन करता है। तो वो कहता है कि औरत का काम जो है वो घर के चारदीवारी के अंदर रहना है, सीना परोना का सीने का काम करना है, कपड़े वगैरह सीने का करना है। और दूसरा वो कहता है कि उसको ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, उसको ताकि ये भी लिखा हुआ है कि हमसाया नेबर्स के साथ उसको ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, उसको बालकोनी में गली की तरफ नहीं झांकना चाहिए, उसको घर से बाहर बार-बार नहीं निकलना चाहिए। तो ये थी एक आइडियल औरत, मुसलमान औरत। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें कि हमें रैशनैलिटी नहीं चाहिए, इल्म नहीं चाहिए, साइंस नहीं चाहिए, हमें शरीयत चाहिए, और दूसरी बात जो हमारे सोशल बैकवर्डनेस है, उसको कहा गया कि ये एक इस्लामी तरीक़ाकार है रहने का, ज़िंदगी गुज़ारने का। अच्छा, ये 1000 साल तक ये सिलसिला चलता है, और उसके बाद मुसलमानों में आज तक जो है तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा हो गया है, मुसलमानों में कोई बड़ा थिंकर, कोई बड़ा फ़िलॉसफ़र, कोई बड़ा साइंसदान पैदा नहीं हुआ आज तक, ठीक है जी। अच्छा, अब हम अपने एक नए अपने दौर में आ जाते हैं, इस सदी में और पिछली सदी में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि जब अंग्रेज़ आते हैं, वो हमारा ये जो पंजाब, दिल्ली जो आपका ये जो हिंदुस्तान है, उससे पहले वो बंगाल में आते हैं। तो बंगाल में अपनी हुकूमत उनकी वो बनाते हैं अंग्रेज़, और वहाँ सबसे पहला वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है, वो सबसे पहले वहाँ एक जदीद अलूम की वो वहाँ पे खोलते हैं। तो आप अगर थोड़ी-सी अपने हिंदुस्तान की तारीख़, इन मुसलमानों की हम आप देखें, तो मुसलमानों ने ये कहना शुरू कर दिया, उसके 80 के साल बाद वो फिर दिल्ली पे आके अंग्रेज़ 1857 का जो वाक़या होता है, उसके बाद उनका कब्ज़ा होता है, और उसके बाद भी यहाँ से जब वो कॉलेज और स्कूल बनाना शुरू करते हैं, तो मुसलमान ये कहनी शुरू कर देती है, मुसलमान अशराफिया जो थी एलीट, आम मुसलमान, गरीब मुसलमान बेचारे का तो कोई ज़िंदगी में कोई लेना-देना ही नहीं था, ना वो आज भी नहीं है। तो मुस्लिम एलीट ने ये कहना शुरू किया कि हमें, और मौलवियों ने ये कहना शुरू किया, तो हमने तो ये अंग्रेज़ी ज़बान नहीं पढ़नी, हमने अंग्रेज़ी स्कूलों और अंग्रेज़ी कॉलेजों में, इन गोरों के कॉलेजों में हमने दाखिला नहीं लेना। तो उसके मुकाबले में हम ये देखते हैं कि जो हिंदू थे, आबादी जो थी, पॉपुलेशन जो थी हिंदू, उन्होंने बढ़ चढ़ के उन कॉलेजों में, उन इंग्लिश यूनिवर्सिटियों में उन्होंने दाखिले लिए, उन्होंने वो आला तालीम हासिल की, उन्होंने जो है सिविल सर्विस में वो गए, और उन्होंने और वो उस हुकूमत का और अंग्रेज़ों की हुकूमत का वो एक हिस्सा बन गए। अब आगे चल के हम देखते हैं कि मुसलमान फिर एक बहुत बड़ा गैप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है मुसलमानों के पीछे रहने का। तो हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान, जिसको सैयद अहमद खान शायद आपके यहाँ भी पढ़ाया जाता हो या बताया जाता हो उसके बारे में, तो ये एक मुस्लिम एलीट का वो एक नुमाइंदा था, ठीक है। तो उनको ये ख्याल आता है कि हम तो पीछे रह जाएंगे हिंदुओं से, तो वो जो और इसलिए हमें जो है हमें भी जो है इंग्लिश तालीम और नए जो जदीद जो मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स हैं
उनको हमें भी पढ़ना चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उसको कितनी बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, वो भी एक हमारी तारीख का हिस्सा है, ठीक है। खैर वो जो है वो इसके एक एजुकेशन के मुसलमानों की एजुकेशन के लिए वो एक मूवमेंट चलाता है, ठीक है। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए वो डोनेशंस मांगता है। तो अब उसमें भी बड़ा उसे बड़ी एक रेजिस्टेंस और उसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, उसको बुरा भला कहा गया, उस पर भी कुफर के फतवे लगे। जो है वो नेचरी वो चूंकि हर बात पे वो नेचर की बात करता था, लोगों को, मुसलमानों को समझाने के लिए कि ये एक नेचर है, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चल रही है नेचर जो है, तो हमें इसको समझना चाहिए। तो मुसलमानों ने उसे टांट करना शुरू कर दिया, उसका नाम ही नेचर ही डाल दिया। यहाँ तक ह्यूमिलिएट किया गया उसको, सर सैयद को। एक बार सर सैयद किसी मुसलमान के पास चंदा लेने गया तो उसने कहा पहले डांस करो फिर मैं चंदा दूंगा, और सर सैयद ने बकायदा डांस किया उस डोनेशन लेने के लिए। उसने कहा कोई बात नहीं। तो बात यह है कि ये हमारी है हिस्ट्री। अब मैं आपको और मॉडर्न एज में लेकर आता हूँ। हमारे इलामा इकबाल, वो भी ज़ाहिर है आप जानते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाला जो है, ठीक है। उसके पास आते हैं, आप उसकी फिक्र पढ़ें तो उसने भी मुसलमान औरत के बारे में, मुसलमान औरत को तालीम देने के खिलाफ इलामा इकबाल भी था। औरत को तालीम देने के बारे में सर सैयद भी उसके मुखालिफ था। उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में फीमेल मुसलमान को दाखिला एडमिशन देना मना था, और उसको जब कहा गया कि औरतों के लिए भी एक कॉलेज बनाओ तो उसने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सैयद अहमद खान की बात है, ठीक है। इवन इलामा इकबाल तक यही सिलसिला चलता है। तो बात यह है कि हम जब इन जनरल मुसलमानों की हिस्ट्री लेते हैं 1200 साल की, और अपनी हिंदुस्तान की जब तारीख लेते हैं तो हमें पता चलता है कि मुसलमानों ने हमेशा जो मॉडर्न इल्म है, जो एजुकेशन है, जो साइंस है, जो फ़लसफ़ा है, रैशनली सोचने के लिए उन्होंने हमेशा कहा है कि भाई हमें नहीं चाहिए, और उसको शरीयत को सुप्रीम जाना है हमें, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें ये जब किसी भी कौम का अब 1200 साल से वो यूं ही अपने आप को पीछे रखती चली जाती है, तो उसका अंजाम फिर 1857 में वो जो जिस पे ये प्राइड लेते हैं, हमने हिंदुस्तान पे 600-800 साल हुकूमत की थी, और उसका अंजाम क्या हुआ था वो सबको पता है, ठीक है। तो बात ये है कि और जो ये सिलसिला जो है, फिर जब पार्टीशन होती है, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान 2 मुल्क बन जाते हैं, ठीक है। अब मुसलमानों ने, हमारी साइड वाले मुसलमानों ने ये किया कि ये कहा कि जी हम तो हिंदुओं के साथ हमारा कल्चर अलग है, हमारा उठना बैठना अलग है, हमारी हर चीज़ अलग है, हम तो इकट्ठे नहीं रह सकते। हालांकि इसकी भी वजूहत और थी, ये पिछले 1000 साल से इकट्ठे रह रहे थे। वो भाई बंदा पूछे कि वो आप क्यों रह रहे थे भाई, ठीक है ना। इसका मतलब ये था कि जब तक मुसलमान की अगर हुकूमत हो माइनॉरिटी की, ये थोड़े भी हों तब भी ये रूल करें मेजॉरिटी के ऊपर, हिंदू मेजॉरिटी पर, फिर तो ठीक है, फिर हमें हिंदू तकलीफ नहीं देता अगर हम उनके रूलर हों तो। और अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया जदीद दौर का, बादशाहतें ख़त्म हो गई, बदमाशी ख़त्म हो गई, तो भाई अब तो जो आवाम लोग चुनेंगे, तो वहाँ हमने देखा कि हम तो थोड़े हैं, और हिंदुस्तान में मुसलमान, तो हमने कहा नहीं जी हमें तो एक अलग मुल्क, चलें ठीक है, ले लिया, हो गया। हम इसमें डिस्प्यूट में नहीं जाते, हमारा मौजू नहीं है इस वक्त। तो हुआ ये कि अब हम देखते हैं कि 75 ईयर्स हो गए, तो अब हम देखते हैं कि वो जो जिसको हम छोड़ आए थे, वो हिंदू इंडिया, हिंदुओं का हिंदुस्तान, और हमने मेजॉरिटी मुसलमान मुल्क ले लिया, तो हम देखते हैं अब हम इंडिया से भी पीछे रह गए। अब हम एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में, साइंस में, हर चीज़ में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, और ये क्वालिटी आज तो पता नहीं बहुत ही आगे, इंडिया बहुत ही आगे निकल गया है, हमें थोड़ा-सा इल्म है। अच्छा, लेकिन महमूद साहब, जी। इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप जो काफ़ी देर से काफ़ी आपने बातें बताई कि किस तरह से मुसलमान बैकवर्डनेस की तरफ
आते रहे हैं लगातार, क्योंकि वो मॉडर्न एजुकेशन से दूर रहे हैं। तो मेरा सवाल इसीलिए ये है कि हम सब देख रहे हैं कि लगातार मुसलमान जो है वो मॉडर्न एजुकेशन से दूर आता जा रहा है। तो इसकी वजह से मुसलमान का जो पिछड़ापन है या बैकवर्डनेस है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है पिछड़ेपन में मॉडर्न एजुकेशन से दूरी? नहीं, बहुत मतलब कि आप उनकी देखें ना कि आप उनकी कंडीशंस, जनरल कंडीशंस देख लें, इंडिया के अंदर देख लें, जो हमें हमें भी मिलता है कि मुसलमानों की हालत जो है वो गुर्बत ज़्यादा है, उनके यहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है और मौलवी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जब हुँ, देखें जब जो पसमानदगी जो पीछे रहने का एक इंडिकेटर एक ये भी है कि आप किस हद तक आप फंडामेंटलिस्ट हैं और आप पे मौलवी का कितना इन्फ्लुएंस है। तो ये जो पीछे एजुकेशन से रहने से, साइंस साइंस से पीछे रहने से ज़ाहिर है कि सीधी-सी बात है कि उसका नतीजा जो रिज़ल्ट निकला है, आपके यहाँ भी इंडियन मुसलमानों के अंदर भी और पाकिस्तान में भी, कि पाकिस्तान हम जब कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और तो हम देखते हैं कि अब हम एक वो गैप जो है वो बहुत बढ़ गया है और वो हो गया है। तो इसलिए हमारी जो क्वालिटी मैं आपको बता रहा था कि हमें ऑलरेडी एहसास रियलाइज़ हम बहुत पहले से हमें हो गया था कि इंडिया की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान से हमेशा से बहुत बेहतर रही है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आज हम जिस हालत और सिचुएशन में हम चले आए हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम जो अगला प्रॉब्लम हमारा क्या है? कि अब मुसलमानों का मसला ये हो गया है कि इंडिया के अंदर भी यही है और पाकिस्तान का भी ये है। वो ये है कि हम चूँकि पीछे रह गए हैं और हमें पता है कि हम वाक़ई पीछे रह गए हैं। हमें एहसास होना शुरू हो गया है। हमें वो दिखाई देता है, हमारा पीछे रहना और दुनिया का बहुत आगे चले जाना, सारी दुनिया का आगे चले जाना। तो वो बहुत आगे, तो उसमें हमने क्या किया है कि अब हमने ना अब इसको कवर अप, ये है हमारा अपना कसूर, अपना फॉल्ट था। सदियों से ऐसा हुआ है कि हमने जो है दुनिया मॉडर्निज्म को हमने नहीं अपनाया, तो उसका हम पीछे रह जाने का अब हम क्या करते हैं इस चीज़ को दूर करने के लिए, बजाय इसको हम रैशनली एनालिसिस करें, इसकी वजह क्या है, जो आज हम आपके साथ हम कर भी रहे हैं। तो वो जो हम मुसलमानों का काम क्या है कि ये हमेशा ये ना ईज़ी रास्ता लेते हैं। ईज़ी, वो ये है कि जो अच्छा हो रहा है, जो बेहतर हो रहा है, जो आगे है, उससे शिकवा शिकायतें शुरू कर दो कि इसकी वजह से हम पीछे रह गए हैं। ये हमारे खिलाफ कंस्पायरेसी करते हैं, ये हमें आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, हमें मुसलमानों को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते। आपके यहाँ हिंदू देखना नहीं चाहता होगा, और उन पे शिकवा अपनी हुकूमतों के साथ शिकवा था रहता होगा, या पॉलिटिकल जो मेजर बड़ी पार्टी हैं उनके साथ शिकवा हिंदुस्तानी मुसलमान करता है कि इन्होंने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। पाकिस्तानी जो हैं, हम अब हमारे पास तो एक सॉवरेन स्टेट है और एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो हम लेकिन शिकवा हम भी करते हैं। हम कहते हैं कि यूरोप और मगरब और अमेरिका हमें आगे नहीं जाने देता। वो नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे। क्या इंडिया भी नहीं चाहता, हम उस पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो बजाय इतना रियल पॉइंट रीज़न जो अच्छा है, है। जी, तो बजाय रियल रीज़न जो हैं उनकी तरफ हम जाएँ और उसको एनालिसिस करें, अपना कैथार्सिस करें हम, और हम चीज़ों को सही तौर पे समझें कि हम किधर गलत हैं और हम क्यों पीछे हैं। आज इल्म जो है वो किसी की मेरास नहीं है, वो उस पे किसी का कब्ज़ा नहीं है। साइंस ओपन साइंस है। तमाम उलूम जो अमेरिका यूनिवर्सिटियों में जो कुछ पढ़ाया जाता है, वो आपके यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है, वो हमारे यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है। किसी ने उसपे पाबंदी नहीं लगाई हुई। इल्म पे कोई पाबंदी नहीं है, साइंस पे कोई पाबंदी नहीं है, वो ओपन है सारी ह्यूमैनिटी के लिए। तो अब बिल्कुल। अगर हम उसको नहीं यूटिलाइज़ करते, हम नहीं करते, तो इसका मतलब है हमें सोचना चाहिए कि ये हमारा अपना कसूर है और खुद अपना उसको जो है अपने अंदर इन चीज़ों को बिल्कुल, आपने इनकी सही कहा। जो बिल्कुल। जो रीज़न्स हैं उनको ढूँढना चाहिए। ख़ैर, तो अब अच्छा, ये एक साइड होगी, ये है इल्म के और रैशनैलिटी के मुकाबले में मुसलमानों ने हमेशा क्या, हमें तो शरीयत चाहिए, हमें तो इस्लाम चाहिए, हमने तो कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो जब हुँ, हमारा हमने हर चीज़ को ग्लासेस अपने अ अ
عقیدے اور فیت کے گلاسز لگا کے ہم دیکھتے ہیں ہر بات کو, اور اس پہ ہم اس کو کہتے ہیں بھی. تو سوری کٹا تھا تھوڑا سا. ہیلو, نہیں نہیں صحیح آ رہا ہے, آپ بولتے رہیے. سنتے ہیں. جی جی. اچھا اچھا, تو میں اچھا دوسری بات جو ہے, آپ دیکھیں کہ عورت کا جو مسئلہ رہا ہے پورے, یہ تو علم کی ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے, اب عورت کے معاملے میں بھی اسی طرح صدیوں سے عورت کو بھی ہم نے ہمیشہ اس کو بیک فٹ پہ رکھا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارا جو اسلامی جو نقطہ نظر ہے عورت ذات کے بارے میں, اور شریعت کا جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ چادر اور چار دیواری کو کہیں گے کہ ہماری عورت نے چادر اور چار دیواری کے اندر رہنا ہے, اور اس نے جو ہے اس کو تعلیم پہ پورے اسلام کی پوری ہسٹری میں عورت کو یونیورسلی جو ہے وہ جو ہے وہ الٹریٹ رکھا گیا ہے, اس پہ پابندی تھی. ہمارے جو راجے مہاراجے بڑے امیر جو الیٹ کلاس تھی ہندوستان کی مسلمانوں کی, ان کے ہاں بھی عورتیں گھروں میں بند تھیں, اور ان پر بھی تعلیم کی پابندی تھی. ٹھیک ہے, تو عورت کو پہلے تو بات یہ ہے, جب تک ہم عورت کے معاملے میں اپنا ماڈرن رویہ نہیں کریں گے ہم مسلمان, تو آدھی آبادی کو گھر میں بند کر کے آپ اپنی 50% جو آپ کی آبادی ہے اس کو آپ گھر میں آپ اس کو بند کر دیتے ہیں, چادر اور چار دیواری میں لگا دیتے ہیں, اس پہ اسکول ایجوکیشن کی پابندیاں لگا دیتے ہیں, اس کو پروفیشنل لائف جو ہے زندگی میں داخل نہیں ہونے دیتے. یہ اگر وہ پڑھ بھی جاتی ہیں آج, تو ان کو آپ کو پتہ ہے ہمارے پیرنٹس جو ہیں عام طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ جا کے ایک پروفیشنل فیلڈ میں جا کے وہ انڈیپینڈنٹ وہ کام کریں. اس میں بہت سے مسلمانوں کے مسائل ہیں, اور ایز اے مسلم ہونے کے مسائل ہیں, یہ کوئی کسی اور نے ہمیں نہیں دیے ہوئے, تو یہ ہم نے خود اپنے آپ کو دیے. اچھا محمود صاحب, آپ مہیلاؤں کی, عورتوں کی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ ہی لیتی ہوں, سنس آپ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو اگر ہم ویمن کی پوری اوور آل سچویشن یا کنڈیشن دیکھیں انڈین کانٹیننٹ میں, انڈین سب کانٹیننٹ میں, تو جو یہاں پر شریعہ لاز ہیں, کیونکہ بھارت میں بھی پرسنل لاز کا پروویژن ہے, یعنی کہ پرسنل لاز کے انترگت جو بھی شریعہ کے قانون ہوتے ہیں اس میں وہ لاگو ہو جاتے ہیں مسلمانوں پر. تو اس سب کی وجہ سے جو مہیلاؤں کی استھتی ہے یا عورتوں کی جو حالت ہے وہ اور بیکورڈنیس ہے اوور آل, اس نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے, یا اس کا کتنا اس میں یوگدان ہے؟ جی دیکھیں, مطلب کہ ہر لحاظ سے اس نے ہمیں پیچھے بتایا نا. ایک تو آپ کی 50% آپ نے پاپولیشن جو ہے وہ پیرالائز کر دی, اس کو آپ نے گھروں میں بند کر دیا, جو پوٹینشیل ہے. ہم آج بھی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ عورت جو ہے اور مرد جو ہے وہ دونوں ایک جیسے, وہ انسان ہیں اور دونوں کی برابر صلاحیت ہے, ان کی کیپیبلٹی ہے. اور آج کے دور میں, خاص طور پہ ماڈرن دور میں, آپ کوئی بھی نہ فیملی سطح پہ بھی لے کے, انڈیویجول سطح پہ لے رہے, ایز اے نیشن کمیونٹی لے کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہماری غربت جو ہے وہ دور نہیں ہو سکتی جب تک ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کریں, وہ اسکل حاصل کریں, اور ایک پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں. تو یہ ہمارے مسلمانوں کا ان جنرل, یہ ہم مسلمانوں کا یہ بھی پرابلم رہا ہے. تو یہ ہے کہ اس نے بھی ہمیں بہت پیچھے کیا ہے, بہت پیچھے کیا ہے. اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے ہمیں کنزرویٹو بنایا ہوا ہے, بہت ہی ہم کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا ماڈرن ویو نہیں ہے عورت کے معاملے میں. تو اس ظاہر ہے کہ اس نے بھی ہمیں مزید گرایا ہے, ہمیں مزید پیچھے پھینکا ہے مسلمانوں کو. تو آج کی دنیا ایسی ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں جتنے گھر کے افراد ہیں, بندے ہیں, ہر ایک نے کام کرنا ہوتا ہے, ہر ایک نے کمانا ہے, ہر ایک نے گھر سے باہر نکلنا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کمائے اور باقی سارے کھائیں. تو ہم مسلمانوں کو, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہی زیادہ ہمارا پریفرنس, ہماری سوشل پریفرنس یہی رہی ہے کہ بیٹی کو, بہن کو, عورت کو نہیں نکلنے دینا. تو اس لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہوتے چلے گئے,
اور پھر جو اوور آل جو ہماری اکنامک بیکورڈنیس ہے اس کا پھر یہ آج امپیکٹ ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ ایک دنیا سے خود اپنے آپ کو فیل کر رہے ہیں کہ ہم پیچھے سوشو اکنامکلی بیکورڈ نظر آتے ہیں مسلمان. جی وہ نام نظر آتے ہیں جی بالکل. اچھا تو جی 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 آپ پورا کیجیے, پھر میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. تو جی جی بالکل یہی میں یہ بات ہے کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ بھئی ہم علم سے, تعلیم سے, ماڈرن ایجوکیشن سے, اس سے ہم جب تک جو ہے اس کو ہم ایک اور چیز جو میں ایک اور پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں ایسے آ گیا ہے ابھی فوری طور پہ جی جی کہ پلیز کہیے. جو ہے نا سیکولر مثلاً ہمیں بہت ضروری ہے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے لیے کہ ہم دنیا کو سیکولر پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھتے. تو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں سیکولرزم جو ہے وہ ایک کفر ہے, ایک گالی ہے, اور اس کا جو ترجمہ اردو میں جو اس کا ترجمہ پاکستان میں کیا گیا سیکولرزم کا, وہ کیا گیا لا دین ہونا, نو 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 اچھا ریلیجن, نو دین. اچھا یہ اردو کا اچھا لفظ ہے. بس یہیں پہ ہماری تھوڑا سا رک جائیے, میں ایک ڈکشنری سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے. ہمارے یہاں جتنے بھی مسلمان جی ہیں وہ جی سب سے زیادہ سیکولرزم کا حوالہ دیتے ہیں اور سیکولرزم کے نام پر ہر چیز اپنی منوانا چاہتے ہیں, ہر زیادتی اپنی. یس اچھا جی آپ پلیز آگے جی بڑھیے. جی جی یہ انڈین مسلمان, اچھا ہم اس کو لادین کہتے ہیں پاکستانی مسلمان, اور انڈین مسلمان جو ہے وہ سیکولرزم کو اپنی پروٹیکشن کا ذریعہ بناتا ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشن کیوں انڈین نظر مسلمان آتا ہے, یہ کنوینئنس والا وہ کانٹرڈکشن. ہاں وہ پروٹیکشن ہے, وہ سیکولرزم کو یہ سوچتا ہے کہ مجھے سیکولرزم کا مطلب یہ ہے انڈین مسلمان کے نزدیک کہ مجھے پروٹیکٹ کیا جائے, میں جیسا ہوں مجھے ویسا رہنے دیا جائے, مجھے کچھ نہ کہا جائے. انڈین سیکولرزم جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے کچھ نہ کہا جائے, ہمیں اپنے اسلام پہ چلنے دیا جائے, اور تو یہ تو منافقت ہوئی نا, ہمیں بدلنے نہ دیا جائے. جی ہاں, تو یہ تو یہ انڈیا منافقت کے ہوگی. اگر یہ سیکولرزم ہونا, وہ ادھر منافقت ہے. سیکولرزم کا مطلب لادینی ہے, تو پھر لادینی کیسے آپ پھیلا سکتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے تو ناطے. کیسے بھلا سکتا ہے, لیکن ادھر بھی انہوں نے یعنی کہ غلط ہے, دونوں سائڈ پہ بھی غلط ہے. ادھر انہوں نے اس کو پروٹیکشن, اپنی پروٹیکشن کا ایک شیلڈ, پروٹیکشن شیلڈ ہے نا. سیکولرزم ہوگا تو مطلب ہوگا ہم ایز اے مسلمان ہمیں کچھ نہ کہا جائے, ہم جی جیسے ہیں ویسے رہے, ٹھیک ہے, ہمارے اوپر امپوز نہ کیا جائے, ٹھیک ہے, دوسرے ماڈرن لاز کو ہم اوپر امپوز نہ کیا جائے, اور اس کو ایک پروٹیکشن کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو جی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جو دونوں طرح کے سیکولرزم جو ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ میں دونوں نے لے لیے. سیکولرزم آف کنوینئنس. جی 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 اچھا اب اس کا جو اوریجنل مطلب ہے وہ آپ کو بھی یار پتا ہے, میں بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. یہ ہم جی دونوں مسلمانوں کے لیے, دونوں سائڈ کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جی سیکولرزم ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے. انفیکٹ سیکولرزم یہ جو زندگی ہے, یہ جو دنیا ہے, یہ جو نیچر ہے, یہ سب یہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. زندگی کا, ہسٹری کا, نیچر کا, تو اس زمین اور کائنات میں کسی کا اس مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا, اس کا مطلب یہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ جو جہاں تک دنیا ہے, جہاں تک زندگی کے معاملات ہیں, جہاں تک اکنامک ہے, ایجوکیشن ہے, پراسپیرٹی ہے, ایک اچھی لائف ہے, اس میں ہم مذہب کو داخل نہ کریں, کیونکہ اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق. مذہب آپ کا پرائیویٹ اور پرسنل میٹر ہونا چاہیے, ایک اسپرچول میٹر. بالکل. تو اچھا مذہب محمود صاحب, ایک سوال میرا آپ سے ہے. بھارت میں اس کی بڑی چرچا رہتی ہے, جو ابھی اگر ہم بات کریں مسلمانوں میں جو دو کلاس ہوتی ہے, پسماندہ اور اشراف کلاس. اگر ہم اشراف مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو وہ فارن اوریجن کے ہوتے ہیں, اور بھارت میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو اشراف مسلمان ہیں وہ مسلم کمیونٹی کو ہر جگہ لیڈ اور ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آئے ہیں.
اور وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پورے کانٹیننٹ میں جو یہ اشراف کلاس تھی اس نے جو پسماندہ مسلمان تھے جو انڈین اوریجن کے تھے انہوں نے پورے اس کانٹیننٹ میں ان مسلمانوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ جہاں تک مسلمانوں کی ایلیٹ کا جہاں تک مسلمانوں کی ایلیٹ کا تعلق ہے، وہ دیکھیں وہ ساری جو ہماری ایلیٹ مسلم ایلیٹ جو تھی وہ فارن جو رولرز آئے ہمارے اوپر باہر سے، جو ہندوستان میں جو رولرز مسلمان رولرز جو آئے تھے، اور یہاں ہم جب کنورشن ہوئی ہماری ہندوستان کے میں ظاہر ہے کہ لوگوں نے مسلمان بنے ہوں گے، تو یہ جو جسے ہم ایلیٹ کلاس اپنی مسلم ایلیٹ کہتے ہیں، یہ تھا یہ رولنگ ایلیٹ کا رولر جو تھے فارن رولر جو تھے، عرب تھے، پرشین تھے، مغل تھے، ٹرکس تھے، تو یہ ان کا ہماری جو انڈین جو ایلیٹ تھی وہ بھی ان کا ایک حصہ تھی، ان کا پارٹ تھی۔ تو ہوا یہ ہے کہ ان کا بھی مقصد مسلم ایلیٹ کا بھی یہی مقصد تھا کہ یہ جو ہے نا ہم حکمران ہیں، ہمیں اپنے ہی مسلمانوں پہ ہم نے رول کرنا ہے، ان کو ہم نے غلام بنا کر رکھنا ہے، ان کو ہم نے بیکورڈ رکھنا ہے، تاکہ ہمارے آپ کے ہاں بھی شاید ایسا ہو، ہمارے ہاں پاکستان میں ہوا ہے کہ جو ٹرائبل ایریے تھے یا دور کے جو علاقے ہیں وہاں جو امیر مسلمان ہے، نواب ہے، چودھری ہے، وہ جو ہے سردار ہے، تو انہوں نے وہاں پہ سکول کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہاں پہ ہم نے سکول نہیں کھولنا، پاکستان کے یہ بات ہے۔ تو یہ مسلم ایلیٹ کا یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ یہ جو ہے مسلمان کو غلام بنا کر رکھے۔ پاکستان بھی اسی رول پر بنایا گیا تھا، جو میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، جی پاکستان بھی اسی لیے بنایا گیا کہ مسلمانوں کو مسلمان رولر ہوں، مسلمان کو مسلمان لوٹ کر کھائے، اچھا ہندو نہ لوٹ کر کھائے۔ ہندو جو ہے انڈیا میں ہم رہتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ انڈین جو امیر ہے، انڈین جو فیوڈل ہے، انڈین جو انڈسٹریلسٹ ہے، تاجر ہے، کو بڑا ہوگا تو وہ ہم اس کی مارکیٹ بن جائیں گے، ہم اس کے متحد زندگی گزاریں گے۔ تو یہ پاکستان پارٹیشن کو اگر میں ڈیفائن کروں تو یہ یوں اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے کہ ہندوؤں کو ہندو لوٹے، مسلمانوں کو مسلمان لوٹے، مسلم اشرافیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو لوٹے، اور ہندو اشرافیہ ہندو ایلیٹ جو ہے وہ ہندو جو ہے نا وہ ان کو لوٹے۔ یہ پاکستان انڈیا یہ پارٹیشن کی میں تو یہی ڈیفینیشن کرتا ہوں۔ تو جی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو اس لحاظ سے جو مسلم اچھا پھر یہ فرق ہوتا ہے ہندو ایلیٹ کا اور مسلم ایلیٹ کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندو ایلیٹ ہے وہ نیشنلسٹ ہے، وہ اپنی زمین کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے، اور جب آپ اپنی زمین سے جڑتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں سے جڑتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان کی جو ایلیٹ تھی اس کا وہ نیشنلسٹ نہیں رہی، اس نے اپنے آپ کو باہر کے ساتھ جوڑا، عربوں کے ساتھ جوڑا، اس نے ہندوستانی زمین کو اپنی زمین نہیں کہا، ہندوستان کی ہسٹری کو اپنی ہسٹری نہیں کہا، ہندوستان کی سیولائزیشن کو اپنی سیولائزیشن نہیں سمجھا مسلم ایلیٹ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا یہ کہ جب یہ مسلمانوں نے ہمارے ہاں انہوں نے کیا کیا، جب پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا، پاکستان بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ ہو اور اس کو مسلمان جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرے، مطلب ان کو اپنا اپنا محکوم گھر رہے، لوٹو۔ اور ہمیں پاکستان میں انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں انڈین سیولائزیشن سے ڈسکنیکٹ کر دیا، ہمیں اپنی ہی زمین سے اپنی ہسٹری سے ڈسکنیکٹ کر دیا انہوں نے۔ ہماری تاریخ ہمیں ہندوستان کی تاریخ ہمیں نہیں پڑھائی جاتی، ٹھیک ہے، ہمیں عربوں کی تاریخ، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جب پہلا مسلمان بنا تھا اسی وقت پاکستان بن گیا تھا، واہ واہ واہ، یہ تو وہی ہو گیا کوا چلا ہنس جب کی کوئی چال پہلا اپنی بھی بھول مسلمان گیا۔ ہوا تھا۔ تو پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے جب سندھ فتح کیا تو پاکستان اس وقت بن گیا تھا۔
तो यानी कि इन्होंने हमें अपनी हिस्ट्री से, अपनी सिविलाइजेशन से हमें कर दिया डिस्कनेक्ट। अब मुस्लिम जो एलीट है, इसीलिए मुस्लिम एलीट जो है वो हमेशा सेल्फिश रही है। ये आपके यहाँ की भी हो और हमारे यहाँ की भी हो, ये इन्हें अपने लोगों से कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें अपने लोगों से कोई हमदर्दी नहीं रही। इन्होंने अपने ही मुसलमानों को इन्होंने अपना गुलाम समझा है, अपना कमीन समझा है, जी, और उसी को ऐसे ही उसके साथ बर्ताव करते रहे हैं। जी। तो ये मुस्लिम एलीट का ये अभी देखें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो स्टेट है वो किन के पास है? वो एक मुस्लिम एलीट के पास है। और आप देखें बाकी के पाकिस्तान का क्या हाल है। जी, मैं उसमें भी बताया था कि 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं पाकिस्तान के, वो स्कूल नहीं जाते। बिल्कुल। 60-70% पॉवर्टी लाइन है हमारी। तो ये पाकिस्तान, और आपको पता है पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है एक बिलियन डॉलर के लिए। मैंने महमूद साहब आपके बात बीच में रुक रही है, मैंने एक वीडियो देखा अभी ट्विटर पे पिछले हफ्ते। एक 8 या 9 साल का बच्चा पाकिस्तान के अंदर एक कोई रिपोर्टर है, वो बच्चे से बात कर रहे हैं। वो बच्चा मज़दूरी करता है और उसके कोरोना में उसके फादर चले गए। छोटा भाई है, वो बहुत छोटा है। वो बच्चा पिछले 2 ढाई साल से इस तरह से मज़दूरी करता है और अपना घर पालता है। तो वो मैंने देखा और पूरा वीडियो देखते-देखते मुझे रोना आ गया कि वो किस इस बुर्दबारी से बात कर रहा था, जैसे उस पे बहुत सारी उसने दुनिया के रंजो-अलम देख लिए। एक बच्चे के अंदर 8-9 साल का, मैक्सिमम 10 साल का, इससे ज़्यादा बड़ा वो बच्चा नहीं था। लेकिन किस तरह से वो बातें कर रहा था, और मैं बता नहीं सकती उसको देखकर कितना बुरा लगा मुझे कि इतने छोटे बच्चों के साथ क्या-क्या हो रहा है। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे शायद करोड़ों बच्चे हैं पाकिस्तान में जो उनको आप स्ट्रीट किड्स कह सकते हैं, जो मज़दूरी करते हैं, भीख माँगते हैं, और किसी को, पूरी सोसाइटी को, पूरी स्टेट को, उनका, वो मुसलमान बच्चे ही हैं, हुँ, हुँ। लेकिन लेकिन उनकी वेल बीइंग के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए कतई तौर पे कभी ये हमारा मीडिया का ये सब्जेक्ट ही नहीं रहा। तो बात ये है कि ये जो मुस्लिम एलीट रही है हुँ, हमेशा से, ये एक्सप्लॉइटर रहे हैं, ये लोग अपने ही लोगों को, अपने ही मुसलमानों के, ये एक्सप्लॉइट करने वाली एलीट है। ये पावर ग्रैबर हैं, ये वेल्थ ग्रैबर हैं, ये जो लोग ग्रैब करना वेल्थ को, पावर को, हुँ। ये इनका शेवा रहा है। तो जी। पाकिस्तान भी इसलिए बनाया गया था कि हमें एक अच्छा, अलग मार्केट महमूद मिल जाए। साहब, आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो बना, तो मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ इसी बात पर कि जो यूनाइटेड इंडिया में हिंदू डोमिनेशन का डर दिखाकर मुसलमानों ने पाकिस्तान बना लिया। लेकिन बावजूद उसके भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुस्लिम लोगों ने रूल किया, मुस्लिम रूलर्स हैं, लीडर्स हैं, सब मुस्लिम हैं। बावजूद उसके भी पाकिस्तान इतना पिछड़ा हुआ है, ऐसा क्यों? अच्छा, वो ये पाकिस्तान इसलिए पिछड़ा, चलें अगर पाकिस्तान की बैकवर्डनेस को हम ले लेते हैं, हुँ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो पीछे रह जाने की बात हुई है, वो हुई है इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट, हुँ, परमानेंट दुश्मनी हुँ, जो है हमने इंडिया के साथ देखें। ये एक छोटा मुल्क था, नया मुल्क था, ठीक है। तो हमने बजाय इसको डेवलपमेंट के रास्ते पे लगाने की बजाय, जो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, चलो मुसलमानों के लिए बना, एक हम कह लेते हैं, तो भाई मुसलमानों की वेलफेयर, वेल बीइंग, उनकी सोशल अपलिफ्ट के लिए सारे जो रिसोर्सेज हैं वो लगाए जाते, खर्च किए जाते। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान बनते ही जो है इंडिया के साथ एक हमने सो कॉल्ड कश्मीर के नाम पे हमने एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया। अच्छा, ये कश्मीर, हमें कश्मीर से भी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना कश्मीरियों से हमें कोई दिलचस्पी है। हमारी दिलचस्पी इंडिया के साथ दुश्मनी में है। इनफैक्ट रियलिटी ये है। तो बात ये है कि हमने ये जो दुश्मनी थी ये हमें खा गई और हमें मार गई है, सच्ची बात है। अगर हम देखें, अगर हम इंडिया के साथ हमारे पहले से ही, उसने मोहम्मद अली जिन्ना का एक शायद आपने कोटेशन सुनी हो, वो ये है कि जब ये मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी, तो जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ऐसे होंगे जैसे कनाडा और अमेरिका के हैं। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया,
تو اسی جناح نے ہمارے جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، گریٹ لیڈر ہمارا مسلمانوں کا، اس نے کیا کیا کہ چند مہینے ہوئے پاکستان کو بنے ہوئے تو اس نے کشمیر پہ حملہ کروا دیا. ٹھیک ہے، 14 اگست میں 47 میں پاکستان بنا ہے، اور 48 میں چند مہینوں کے بعد 48 میں اور اس نے قائد اعظم نے، ہمارے قائد اعظم نے خود آرڈر دیے تھے وہ جو کشمیر جنگ جو ہوئی تھی. تو اس سے جی کیا ہوا کہ آج 75 ایئر سے ہم انڈیا کے ساتھ، ہم جو ہیں اسی کے ساتھ ہی مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں آرمز ریس بھی رہی ہے. اچھا، انڈیا بائی ڈیفالٹ بڑا تھا، 5 گنا بڑا تھا. اب دیکھیں کہ ہم 5 گنا 10 گنا ہم ویسے ہی چھوٹے تھے. اب دونوں کا مقابلہ کمپیریزن ہو گیا، بیلنس، یہ کہتے تھے کہ جو پاور بیلنس ہو اس ریجن میں، سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کا نا ایک پاور بیلنس ہو. اب پاور بیلنس تو ایک ارریشنل تھا، ممکن ہی نہیں تھا، میتھمیٹیکلی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تو بیلنس آف پاور تو ہو نہیں سکتا تھا. تو ہوا کیا کہ ہم ایک مستقل دشمنی، مستقل کانفلکٹ کے اندر جو ہے پاکستان وہ چلا گیا. اور ہماری اسی ایلیٹ نے، جس کے مسلم ایلیٹ کے آپ بات کرتی ہیں کی ہے آپ نے، وہی مسلم ایلیٹ آج ہم وہاں پہ رول کر رہی ہے پاکستان میں. اور دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے لیے وہ ایک ہماری بڑی سپر، اچھا مسلمانوں میں ایک آپ نے بھی دیکھا ہوگا، شاید انڈین مسلمانوں میں بھی ہو، مسلمان ٹریڈیشنلی شو باز ہیں، شو آف کرنے والے. 4 پیسے آ جائیں، دولت آ جائے، بڑا سا بنگلہ، خوب شادی کریں گے، اس پہ کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیں گے، اور بڑی شو بازی کی زندگی. یہ انہیں جنرل آبزرویشن ہے مسلمان کے بارے میں. اچھا ہندو کے بارے میں، ہندو جو امیر ہے، رچ ہے، بڑا ہے، اچھا اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ امیر آدمی ہے، امیر ہے اپنے حلیے سے، وہ ایک سادہ سا ایک عام سا لگتا ہے. اچھا، اور وہ کبھی وہ شو بھی نہیں کرتے اپنی دولت کو، ہندو بائی ٹیمپرامنٹ وہ شو نہیں کرتے. مسلمانوں کے پاس 4 پیسے آ جائیں، انہوں نے سب سے پہلے دنیا کو دکھانا ہوتا ہے کہ میرے پاس 4 پیسے ہیں. تو اچھا، اب یہ چیز جو تھی، اس نے بھی ہماری ڈیولپمنٹ کو روکا، اس ہمارے مزاج نے، ہمارے جی ایٹیٹیوڈ نے، یہ جو مجھے ایٹیٹیوڈ رہا. یہ جو رہا. تو ٹریڈیشنلی ہندو جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ ایک سادہ سمپل لائف وہ اس کا ہے. ٹھیک ہے، اور مسلمان کا جو ہے وہ ایک، تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ جو ہے ہم انویسٹمنٹ میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہندو سے ایک ہمارے ہاں جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری ایجوکیشن میں پتہ یہ بار بار ایک لفظ آتا تھا، ہندو بنیا. پاکستان میں جو ہندوؤں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی، جو نفرت ہے نا، جو ہمیں سکھائی گئی، وہ ہندو بنیا کہہ کے سکھائی جاتی ہے ابھی بھی، آج بھی ہندو بنیا. اچھا، مطلب وہ بنیا جو ہوتا تھا ہندو، شاید آپ کو پتا ہو کہ وہ جو قرض دیتے تھے، ہندو امیر ہاں لوگ ہاں وہ ہوتے تو تھے. پتہ ہے، پر نفرت کیوں سکھائی جاتی ہے یہ ہاں، لفظ بول کر. یہ بڑی اچھا مزیدار بات ہے. یہ جب میں نے یہ ہمارے ڈاکٹر اشتیاق احمد آپ جانتی ہیں، جی تو ان کی جب میں نے کتابیں پڑھی، انہوں نے یہ ساری ریسرچ پنجاب پارٹیشن میں بھی اور جناح میں جو ان کی بک نئی آئی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے. وہ بتایا یہ گیا کہ بھائی مسلمان جو راجے تھے نا، امیر لوگ جو مسلمان ہوتے تھے، یہ چونکہ لگژری لائف، وہ شو آف والی لائف گزارتے تھے، تو یہ بن جاتے تھے قرضہار، قرضہ. یہ ہندو بنیوں سے قرضہ لیا کرتے تھے، ہندوؤں کے یہ قرض ہار تھے یہ. ٹھیک ہے، تو وہ جو ان سے بارو کرتے تھے یہ، اور اپنی زمینوں کو یہ پلیج کر دیتے تھے. یہ مسلمان سارے نواب، سارے جاگیردار، فیوڈلز، یہ ان کا، تو یہ ہندو بنیے سے، وہ ہندو بنیا اپنے پرانے زمانے کا ایک بینکر تھا. ٹھیک ہے، جی تو اب ہوا پارٹیشن کے وقت، پتہ ہے پاکستان بنا کیوں؟ اس کی ایک اور بھی ریزن ہے. جی یہ مسلم ایلیٹ جو تھی نا، یہ تھے ہندو بنیے کے قرضائی، یہ اپنی زمینیں دے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پلیج کروا چکے ہوئے تھے. تو یہ مقروض تھے ہندو بنیے کے. تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے کے چکر میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری ہندو بنیے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی.
देखें ना, आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, मैं आपको मिसाल देता हूँ सिंपल, आपने बैंक से कर्जा लिया हुआ है और बैंक गया डूब, तो आप तो खुश होंगी ना। बिल्कुल कि अब भाई मेरी आपने जान कर्जा छूटी किसको तो वापस मैं अब करना है? फ्री हूँ, कर्जा ही नहीं तो देना आपने पड़ेगा। हाँ, तो कर्जा नहीं देना पड़ेगा, बैंक ही खत्म हो गया। तो हम मुसलमानों ने, इंडिया के मुसलमानों की जो एलीट थी, उन्होंने ये किया कि ये हिंदुओं से, हिंदू बनिए, पाकिस्तान बनाने का मतलब है हिंदू बनिए से जान छुड़ानी। अब हम तो नस्ल दर नस्ल उसके कर्जई हो चुके हुए थे, तो अब इनसे जान छुड़ाओ, इनको भगाओ यहाँ से, इनको भेजो। हुँ, और एक तो इनकी भी प्रॉपर्टी लूट लो, और जो हमने कर्जे देने थे वो भी उनसे भी हमारी जान छूट गई। जी। तो तो ये एक हिंदू नफरत जो थी, वो इस वजह से भी पाकिस्तान में ये पाकिस्तानी मुस्लिम को दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा हम अपने मुसलमानों को, वो है इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, उसको जिस तरफ से भी देखें, वो अपने पीछे रह जाने का जिम्मेदार खुद है। बिल्कुल, आपने सही कहा। ये अच्छा, बेसिक बात ये है। एक सवाल, बस एक लास्ट सवाल है आपसे क्योंकि मैंने आपका बहुत सारा वक़्त ले लिया है। अच्छा, जो मुसलमान कम्युनिटी है, उनके जो पिछड़ापन के पीछे क्या हम जो कट्टरपंथी है या रेडिकलाइज़ेशन कहें, कट्टरपंथ या रेडिकलाइज़ेशन, इसके बीच में कोई रिश्ता पाते हैं? क्योंकि इसके काफ़ी सारे सबूत भी मिलते हैं और बावजूद इसके भी हमने देखा है कि बड़े पढ़े-लिखे और काफ़ी इस तरह के मुसलमान जो काफ़ी अच्छे उससे तालीम याफ़्ता हैं, वो भी आतंकवाद में शामिल हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा, ये इसमें 2 चीज़ें हैं जी। जी, तो इस्लाम के हवाले से हम मुसलमानों को समझनी होगी। जी। एक ये है कि हमारा ये जो पता नहीं क्यों और कैसे ये हमें 2 बातें हमारे अंदर डाल दी गई। एक ये है कि इस्लाम सारी दुनिया के मज़ाहब से सुप्रीम है। जी, हमसे अच्छा, हमसे बड़ा, हमसे आला, इस्लाम से आला कोई मज़हब नहीं है दुनिया में। नंबर 2 हमने ये डाल दी कि हमारा हमारे पैदा होने का, मुसलमान के होने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में इस्लाम को डोमिनेट करना है। इस्लामी डोमिनेंस जो है, वो हमारा पर्पज़ ऑफ लाइफ है या पर्पज़ ऑफ इस्लाम है। तो उसने ये जिहादिज़्म कराया और ये जो आतंकवाद, ये जो मूवमेंट शुरू हुई। ये इसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल इस्लाम, ठीक है? हुँ, तो इस्लाम जो है, इस्लाम की सुप्रीमेसी। अच्छा, दूसरा सोशल सतह पे और इंडिविजुअल सतह पे जो हमें इस्लाम से जो हमें नुकसान पहुंचता है, पीछे रह जाने के, वो ये है कि मुसलमानों को ये पैदा होते ही कान में डाल दिया जाता है, पता नहीं कौन डालता है और क्यों डालता है। वो ये है कि इस्लाम ज़ाब्ता हयात है, इज़ अ कोड ऑफ लाइफ। हर चीज़ को इस्लाम मुतय्यन करेगा, वो ही देखेगा कि ये ठीक है कि ये गलत है। ज़िंदगी की हर बात को। हाँ, तो वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो, वो कल्चरल हो, वो साइंटिफिक हो, वो इस्लाम ने देखना है कि भाई ये ठीक है कि नहीं ठीक, और अगर इस्लाम कहता है कि नहीं ठीक, तो हमने उसे रिजेक्ट कर देना है। साइंटिफिक रिसर्च भी साइंटिफिक रिसर्च को भी कर देना, यस। हाँ, बिल्कुल। मसलन हम एवोल्यूशन थ्योरी को नहीं मानते। देखो ना, उसके अलावा हमारी किताबों में डार्विन मौजूद है, एवोल्यूशन मौजूद है। हमारा वो ना, उसको स्टेपल, वो जो चैप्टर होता है ना, उसे हमारे टीचर स्टेपल कर देते हैं, अच्छा, ठीक है। फिर तमाम ये जो आज की जो जदीद मॉडर्न साइंस है, उसके बारे में भी हम हर वक्त शक करते रहते हैं, और उसको कुरान में से ढूंढते रहते हैं। अच्छा, पहले इस्लाम में साइंस हमें बताती है कुछ चीज़, फिर हम उसको कहते हैं नहीं, ये तो हमारे कुरान में पहले से ही था। तो तो ये और ये कोड ऑफ लाइफ वाला जो मामला है, ये बड़ा खतरनाक, ये सबसे ज्यादा डेंजरस जो है। एक तो ये कि इस्लाम सुप्रीम है, और दूसरा डेंजरस ये है कि इस्लाम जो है वो कोड ऑफ लाइफ है, जो उसी से हमने जांचना है जिंदगी को। तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों चीजों ने हमें किल किया है मुसलमानों को। इस्लामोफोबिया इसी वजह से फैला है सारी दुनिया में। वो जायज़ है, वो बिल्कुल जेन्युइन है। अगर जो
جو لوگ یہ ہمارے بارے میں یہ بات، کیونکہ ہمارا رویہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہی ایسا ہے، تو اس نے ہمیں پیچھے رکھا ہے۔ اور یہ میں جو آخری ہم اگر بات میں کروں کہ بھئی اب اس کا وے آؤٹ کیا ہے ہم مسلمانوں کو، اس جو جہاں پھنسے ہوئے ہیں اس تو اس میں یہ ہے کہ بڑی سادی سی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ دوسری قومیں جو ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں اسلام سے دوسرے جو مذاہب والے ہیں، وہ ترقی کیسے کر رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، ان میں جو گن ہیں، ان میں جو خوبیاں ہیں، ان کے جو ایٹیچیوڈ ہیں، وہ ہم اپنا لیں، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا وہ لیکن ہم کیا تو ہے؟ انہیں کافر مانتے ہیں نا، ہم کیسے اپنائیں گے؟ وہ تو اچھا دوزخ میں جائیں گے۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے، اب اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ اور بھئی یہ بھی سیدھی کہتے سی تھے کہ بات ان ہے کو تو کہ یہی ملنا ہے، آپ باقی زندگی تو اوپر ہے، سب کچھ اوپر ملنا ہے، ان کو تو یہی پہ دنیا میں مل جائے گا سب کچھ۔ یس، اگر یہ ہم بات آپ والی یس اگر یہ بات ہو تو پھر ہمیں اپنی غربت پہ، اپنی بیکورڈنس پہ، ہمیں پیچھے رہ جانے پہ رونا نہیں چاہیے، پھر ہمیں کمپلینٹ بھی نہیں کرنی چاہیے نا۔ اگر ہم نے آخرت کی دنیا لینی ہے، مرنے کے بعد ہی ہماری دنیا ہے، تو پھر یہ دنیا تو پھر جیسی ہو تو پھر ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ پھر آپ اور میں یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کنسرنڈ ہیں کہ ہم مسلمان ہم پیچھے کیوں ہیں؟ تو اس لیے یہ نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہتر ہوں، ہم چاہتے ہیں ہم بھی اچھے ہوں، اور ہو سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ ہے ہمیں اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا۔ ہمیں مذہب کو، اسلام کو، ہم مسلمان رہیں، اس میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، نہ آپ کو نہ مجھے اعتراض ہے۔ آپ میں تو کہا کرتا ہوں آپ 5 نمازیں نہیں 50 نمازیں روز پڑھیں، بھئی مجھے کیا؟ ہاں دوسروں کو نہ بالکل پڑھائیں، میں دوسروں کو نہ صحیح، پڑھائیں بالکل اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سیدھی سی بات ہے، ہمیں اس دنیا کو سمجھنا چاہیے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، بہت پچھڑتے، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان، پاکستان والے جو ہم 25 کروڑ ہے، اور آپ کے بھی 15-20 کروڑ آپ کے ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ہے نا، ہمیں اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ زندگی کو جو زندگی کی آج کے وقت کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق زندہ رہنا ہے، اور ہم نے خوشی سے زندہ رہنا ہے، خوشحالی والی زندگی گزارنی ہے۔ تو مرنے کے بعد والی تو دیکھی جائے گی، پہلے اس زندگی کو تو ہم ایک اچھا اور خوبصورت بنا لیں، ٹھیک ہے؟ بالکل تو ہاں، اور ہمیں جو ہے ایک، اور یہ 2 چیزوں سے ہوگی، ایک سیکولر اور ایک لبرل، خود کو ہمیں تھوڑا سا لبرل کرنا ہوگا، تھوڑا سا سیکولر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اپنی عقل اور ریشنلٹی سے چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ مذہب ہمارے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اسلام کہیں نہیں جا رہا، جب تک مسلمان ہے اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل تو یہ وہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صحیح، ہاں وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ وہ آپ اسپرچولی اپنے رہیں آپ، تو یہ ہے کہ دنیا اور زندگی کا، ریاست کا، حکومت کا، لا کا، ایجوکیشن کا، کلچرل سطح کی ایکٹیویٹیز کا، اس کو پلیز انسانوں کی طرح جو ہے اسے مسلمان بن کے ان چیزوں کو نہ چلائیں، ان کو انسان بن کے انسان، بالکل کیونکہ آپ نے اچھا ایک دم اہم بات جی کہی ہے جی۔ مسلمانوں کا ایک ڈیفیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں پتہ نہیں یہ کیوں، یہ ہماری ایک روایت ہے، اور کہ کسی مسلمان کو سب سے پہلے تم انسان ہو کہ مسلمان ہو، وہ کہے گا سب سے پہلے میں مسلمان ہوں۔ بہت تو ساری دقت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے، یہ اپ سائڈ ڈاؤن ہے۔ ان فیکٹ ہم پہلے انسان ہیں، بعد میں مسلمان ایگزیکٹلی ہیں، ایک ریالٹی یہ ہے ایگزیکٹلی نیچرل، لیکن ہم نے اس کو الٹا کر دیا ہے، اور جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے ہم پہلے مسلمان ہیں بعد میں انسان ہیں، تو پھر ہمارا انجام یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ جی ہم دنیا میں عزت نہیں پا سکتے، اور دنیا میں خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں آپ کو ہم مسلمانوں کو، جو مسلمانوں نے ترقی کی ہے انہی کی طرف دیکھ لیں، اپنے مڈل ایسٹ کے، گلف کے، سعودی عرب کو ہی دیکھ لیں، اس نے دیکھے اسلام کو وہ بیک فوٹ پہ لے گیا ہے نا، اس نے دیکھا سعودی عرب میں کہ بھئی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اگر ہر جگہ بالکل اسلام لائیں گے، ہر جگہ دکان میں بھی اسلام، گھر میں بھی اسلام، تو اسکول کالج میں بھی اسلام، تو یہ بھئی پھر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔
तो उसने क्या कंट्री को किया कि चलाना है तो आपको कोएग्जिस्ट करना सीखना पड़ेगा, तो दूसरे का भी आपको मानना पड़ेगा और अपना भी। तो उसने भी अब पीछे किया है और अपने लोगों को अब तरक्की की तरफ वो ले गया है। यूएई देख लें, कतर, कुवैत, इन लोगों ने भी ऐसा ही अपना माहौल बनाया है। तो तुर्की को ले लें, तुर्की को ले लें, तो वो भी ऐसे एक सेकुलर है, आपको हर चीज़ वहाँ अवेलेबल है, हर तरह की आज़ादी आपको मौजूद है, और मुसलमान भी हैं, इस्लाम भी है, उसमें भी कोई बिल्कुल, रुकावट नहीं है, किसी को कोई बिल्कुल। रुकावट नहीं है। तो हम इंडियन मुसलमानों को और पाकिस्तानी मुसलमानों को ये जो है, ये 2-3 चीज़ें हमें अगर बदलें, तो हम भी जो हैं दूसरे लोगों की तरह, कौमों की तरह, इंसानों की तरह जो है, हमारा जो ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और जो रियलिटी है, उस पे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं और हम भी बराबर की ज़िंदगी, एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी हम भी गुज़ार सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही है कि अगर हमें इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलना है, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा और जो दुनिया जिस तरह से आगे बढ़ रही है, सबके साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर पीछे अटक के रह जाएँगे, तो वहीं रह जाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। और ज एक बात आपने जो है कही कि हम पहले इंसान बन जाएँगे और मुसलमान बाद में बने इंसान बन जाएँगे, तो शायद सारी मुश्किलें और सारी दुश्वारियाँ ही दूर हो जाएँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अरशद महमूद साहब, आपने इतनी सारी अहम बातें आज हमें और हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की हैं, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाएँ और ऐसे ही बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा करते रहें। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।